वेलकम इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो देख रहे थे हम लोग कि तत्वों की गुणों में आवर्तिता व आवर्ती गुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पहले मेंडलीव का आवर्तिता नियम को पढ़े थे कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। इसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहा जाता है। इसके बाद देखे थे हम लोग वर्ग की विशेषताओं का अध्ययन किए थे और वर्ग की विशेषताओं का अध्ययन करने के उपरांत जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आगे देखे थे हम लोग कि आवर्त की क्या विशेषताएं रहती है। तो इस प्रकार आवर्त की विशेषताओं के उपरांत आज देखेंगे हम लोग कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता रह जाती है, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी का क्या उपयोग हुआ, यानी ये जो आवर्त सारणी बनाया गया है इसका क्या यूज होगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को दो उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला यानी उपयोगिता होता है आपका कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहला उपयोगिता तत्वों के अध्ययन में सहायक। तो तत्वों के अध्ययन में किस प्रकार से सहायक होता है उसको हमको देखना है। तो अगर मेंडलीव का आवर्त सारणी नहीं बना रहता तो उस दौरान जो है हम लोग एक तत्व के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते कि इसका गलनांक उतना उतना, उसकी संयोजकता उतना, वो रासायनिक बंध में इतना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये सब जान लेने के पश्चात उसके आधार पर हम दूसरों का व्याख्या नहीं कर पाते। लेकिन मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बन गया है तो एक का अगर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उस आधार पर वर्ग के सभी तत्वों का संपूर्ण व्याख्या हो जाती है। जैसे हम लोग इसको देखेंगे, ये जो आपका सोडियम दिखाई दे रहा है इसके आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रहता है। तो इस वर्ग के सभी तत्वों के अंतिम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार इस सारणी के रूप में है तो एक का अगर हम लोग व्याख्या कर ले रहे हैं तो इस आधार पर संपूर्ण तत्वों की व्याख्या हो जाती है। जैसे घर में रहते हैं तो जितने भी भाई बहन रहते हैं तो एक को अगर हम लोग देखेंगे उसका व्यवहार, चरित्र, इन सब पर देखेंगे तो उस आधार पर वर्ग घर के सभी सदस्यों का वर्णन हो जाता है। तो एक के आधार पर जो है यानी इस प्रकार समूह या ग्रुप के रूप में रहते तो एक का अध्ययन होने पर उस आधार पर संपूर्ण तत्वों का सुगमतापूर्वक अध्ययन हो जाता है। जैसे यानी चावल पकाते रहते तो एक चावल पक गया रहता है तो उस बर्तन में यानी पात्र में जितने भी चावल रहते हैं सब पक गए रहते हैं। तो एक के आधार पर संपूर्ण गुणों का व्याख्या हो जाती है। तो ऐसे आवर्त सारणी बना हुआ है तो इस आधार पर एक तत्व के आधार पर संपूर्ण तत्वों की व्याख्या हो जाती है। जैसे ग्राउंड में रहेंगे सब घूमते रहेंगे, ग्राउंड में रहेंगे सब घूमते रहेंगे तो एक विद्यार्थी को जान लेंगे कि मैथ्स लिया है बोल के, तो इस आधार पर दूसरा को नहीं बता पाएंगे कि वो भी मैथ्स लिया है बोल के। लेकिन मान लीजिए क्लासरूम है और मैथ्स वाले बैठे हुए हैं तो एक विद्यार्थी अपना 5 बुक रखा रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, तो उस आधार पर यानी सब उस क्लास के सब उसी प्रकार का व्यवहार रखेंगे, ऐसा व्याख्या की जा सकती है। तो इस प्रकार पहला उपयोगिता हो जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहला उपयोगिता कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग के, कोई भी वर्ग रहेगा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो आवर्त सारणी में किसी वर्ग के एक तत्व का संपूर्ण यानी एक तत्व के गुण ज्ञात होने पर पूरे वर्ग के गुणों की व्याख्या हो जाती है। यानी पहला उपयोगिता हो जाता है तत्वों के अध्ययन में सहायक कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी वर्ग के एक तत्व का गुण का ज्ञान होने पर उस आधार पर वर्ग के सभी तत्वों के गुणों की सुगमतापूर्वक व्याख्या हो जाती है। उसके बाद दूसरा होता है आपका कि नए तत्वों के भविष्यवाणी करने में, यानी नए तत्वों की भविष्यवाणी करने में तो मेंडलीव जब आवर्त सारणी बना रहे थे तो उस समय उन्होंने बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया था, यानी बीच में कुछ गैप छोड़ दिया था और उन्होंने बताया था कि आगामी भविष्य में जो है वहाँ पे तत्व मौजूद रहे, यानी वो तत्व पाए जाएंगे और उनको वहाँ पे रखा जाएगा। यानी गुणों के आधार पर, समानता के आधार पर ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाते गए, लेकिन कुछ तत्व नहीं मिला। जैसे हम लोग परसेंट के बेस पर खड़े करवाते हैं तो 79 के बाद 80 आ रहा है तो हम लोग क्या भविष्यवाणी करेंगे कि 80 वाला भविष्य में कभी ना कभी प्राप्त हो सकता है और उसको वहाँ पे रखना चाहिए। तो मेंडलीव पे ऐसा क्या किए
कि आवर्त की रचना करते समय कुछ बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए और उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी कि आगामी भविष्य में उन तत्वों के पाए जाने की संभावना है। उस आधार पर भविष्य में नए तत्व का खोज भी हो गया। तो इस प्रकार से दूसरा उपयोगिता क्या हो जाता है मेंडलीव की आवर्त की दूसरा उपयोगिता कि मेंडलीव द्वारा अपने आवर्त में कुछ तत्वों के स्थान पर रिक्त रखी गई थी। मेंडलीव द्वारा अपने आवर्त में कुछ तत्वों के स्थानों पर रिक्त स्थान रखी गई थी, जिससे कि भविष्य में प्राप्त होने की संभावना तत्वों के गुणों के आधार पर बताई गई थी। यानी मेंडलीव द्वारा अपने आवर्त में कुछ तत्वों के स्थान को रिक्त रखी गई थी, जिससे भविष्य में प्राप्त होने की संभावना तत्वों के गुणों के आधार पर बताई गई। तो इस प्रकार मेंडलीव का आवर्त तत्वों के यानी नए तत्वों के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है, नए तत्वों के भविष्यवाणी करने में सहायक सिद्ध होती है। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त में कुछ स्थान रिक्त रख दिए थे, जो कि भविष्य में पाए जाने की संभावना तत्वों के गुणों के आधार पर बताई और इस आधार पर यानी तत्वों के गुणों के आधार पर बताई और भविष्य में पाए जाने की संभावना भी व्यक्त की। इस प्रकार दूसरा कि तत्वों के अध्ययन में नए तत्वों की भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। तीसरा कि मेंडलीव का आवर्त किस प्रकार तीसरा रहता है संदेह युक्त परमाणु भार को ठीक करने में, यानी संदेह युक्त परमाणु भार को ठीक करने में। तो ये तीसरा संदेह युक्त परमाणु भार क्या हो जाता है, तो पहले पीरियोडिक टेबल नहीं बना था तो बेरिलियम को त्रिसंयोजी तत्व माना जा रहा था और आप लोग पढ़े रहोगे कि तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे, यानी तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो इस आधार पर परमाणु भार बराबर हो जाएगा तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास गुणा इसका यानी तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता हो जाएगा, गुणा संयोजकता। तो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। तो तुल्यांकी भार को प्रयोग के आधार पर निकाला जाता है। तो बेरिलियम का तुल्यांकी भार जब निकाला गया था 4.5 आया था और ये सूत्र तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता के आधार पर परमाणु भार को निकाल सकते हैं। तो प्रारंभ में जब पीरियोडिक टेबल नहीं बना था तो बेरिलियम को द्विसंयोजी तत्व माना यानी त्रिसंयोजी तत्व माना जा रहा था। बेरिलियम त्रिसंयोजी में उसका संयोजकता 3 होगा ऐसा माना जा रहा था और इस आधार पर परमाणु भार को प्राप्त किया गया था 13.5 प्राप्त किया गया था। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बना तो वास्तव में देखा गया कि बेरिलियम जो त्रिसंयोजी नहीं है अपितु ये बेरिलियम 4 जो ये द्विसंयोजी तत्व होता है, यानी उसकी संयोजकता 2 होती है। तो 4.5 गुणा 2 यानी 9 और इस प्रकार करेक्ट उसका एटॉमिक मास को यानी परमाणु भार को प्राप्त किया गया 9 ग्राम। तो ऐसे जो इनकरेक्ट यानी संदेहित तो डाउटफुल जो परमाणु भार वाले तत्व थे उनके परमाणु भार को स्पष्ट करने में ये मेंडलीव का आवर्त सहायक सिद्ध होता है। तो तीसरा उपयोगिता हो जाता है कि मेंडलीव का आवर्त का तीसरा उपयोगिता कि मेंडलीव की आवर्त में यानी मेंडलीव की आवर्त के पूर्व बेरिलियम को त्रिसंयोजी तत्व मानते हुए उसका परमाणु भार 13.5 ग्राम प्राप्त की गई, जो कि संदेहयुक्त थी यानी डाउट थी, जो कि संदेहयुक्त थी। किंतु आवर्त तालिका की रचना के पश्चात बेरिलियम द्विसंयोजी तत्व वह स्पष्ट हो जाता है या ज्ञात हो जाती है, जिससे उसका परमाणु भार 9 ग्राम होती है, जो कि वास्तविक परमाणु भार है। तो इस प्रकार संदेहयुक्त परमाणु भार को ठीक करने में सहायक सिद्ध होती है। यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी के पूर्व बेरिलियम को त्रिसंयोजी तत्व मानते उसका परमाणु भार 13.5 ग्राम प्राप्त किया गया, जो कि संदेहयुक्त थी। किंतु आवर्त तालिका के उपरांत बेरिलियम द्विसंयोजी तत्व होता है, यह ज्ञात हो जाती है, जिससे उसका परमाणु भार 9 ग्राम हो जाती है, जो कि वास्तविक परमाणु भार है। तो इस प्रकार परमाणु भार को ठीक करने में सहायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार तीन उपयोग देखिए हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोगिता तत्वों के अध्ययन में सहायक की एक का अध्ययन कर लेते हैं तो उस आधार पर संपूर्ण का अध्ययन हो जाता है। नए तत्वों की खोज में नए तत्वों की भविष्यवाणी करने में सहायक, तो कुछ रिक्त स्थान छोड़ा गया था मेंडलीव द्वारा और नए तत्व भविष्य में प्राप्त हो गए।
और संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करने में किया गया। तो ये था मेंडलीव का आवर्त सारणी व आवर्त सारणी की उपयोगिता। इस प्रकार मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी इतना उपयोगी रहने के उपरांत भी इसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां रह जाती है, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष या कमियां या सीमाएं, याद रखे रहे ना, सीमाएं और कमियां वही होता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की दोष या कमियां या सीमाएं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष में पहला होता है आपका कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना, असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। तो ये क्या होता है देखते हैं, असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना। असमान में दोनों में समानता नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग विचार करेंगे कि ये पहला समूह में आपका ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम भी है, साथ साथ ये कॉपर सिल्वर और ये गोल्ड भी है, यानी कॉपर सिल्वर और गोल्ड भी है। तो सबको एक ही वर्ग में रखा गया है। हालांकि ए और बी में रखा गया है, लेकिन एक ही वर्ग में रखा गया है। यानी सोडियम पोटेशियम यानी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ साथ जो है ये सिल्वर गोल्ड मरकरी, सिल्वर गोल्ड इनको रखा गया है। तो ऐसा यानी ये जो अधिक क्रियाशील है, मोस्ट रिएक्टिविटी, तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं, और ये उत्कृष्ट धातु होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो अलग अलग वालों को एक ही वर्ग में क्यों रखा गया, यानी नहीं रखना चाहिए, जो कि इस सारणी के दोष को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से ये पहला दोष हो जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी का पहला दोष की असमान गुण, यानी जैसे सोडियम पोटेशियम और सिल्वर गोल्ड ये असमान गुण वाले हैं। तो पहला हो जाता है कि मेंडलीव द्वारा अपने आवर्त सारणी में अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जो कि अनुचित है, यानी जो कि उचित नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपका कि ये गोल्ड और मरकरी का, यानी गोल्ड और सोडियम, इनका एक ही वर्ग में होना इस सारणी के दोष को निरूपित करता है। यानी पहला हो जाता है असमान गुण वाले तत्व, यानी अलग अलग गुण वालों को एक ही जगह रखा गया। जैसे हम लोग 11वीं में बैठाते हैं तो मैथ्स वाले और बायो वाले को साथ में बैठा देते हैं, तो जबकि दोनों के लिए अलग अलग स्पेशल होना चाहिए। तो हालांकि एक ही वर्ग हैं, यानी ए और उसमें 2 उपवर्ग हैं, ए और बी, बायो और मैथ्स, लेकिन तथापि उनको अलग अलग रखना चाहिए। तो ऐसे मेंडलीव को भी असमान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखना चाहिए। भले वर्ग को बढ़ा देना चाहिए, ए और बी ना करके 3 यानी आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया था उन्होंने कि 2 वर्ग उपवर्ग किया था और दोनों एक ही के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, ये दोष हो जाता है। तो पहला दोष होता है कि असमान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जो कि अनुचित है। जैसे सिल्वर और सोडियम का एक ही वर्ग में होना। दूसरा होता है समान गुण वाला तत्व को अलग अलग वर्ग में रखना। पहला था असमान वाला को एक ही जगह रखा गया था, और समान वाला को अलग अलग पर रखना। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्व जैसे कॉपर और मरकरी को अलग अलग वर्ग में रखा गया, जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्व जैसे मरकरी और कॉपर को अलग अलग वर्ग में रखा गया, जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। यानी मरकरी और कॉपर इनको अलग अलग वर्ग में रखा गया। जैसे कॉपर को पहला वर्ग में रखा गया, अब मरकरी को देखते हैं Hg को, यानी मरकरी को, तो उसको ये मरकरी को आपका रखा गया है इधर किसी वर्ग में नहीं, आपका खोजना है आप लोग। तो इस प्रकार से मरकरी को अलग वर्ग में रखा गया, और कॉपर को, जबकि दोनों में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है, यानी दोनों द्विसंयोजी होते हैं और दोनों कम क्रियाशील रहते हैं। तो ऐसे यानी समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया। पहला था कि असमान वाला को एक ही जगह पर रखा गया, दूसरा समान वाला को अलग अलग जगह पर रखा गया। तो मेंडलीव द्वारा अपने आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्व जैसे कॉपर और मरकरी को अलग अलग वर्ग में रखा, जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। अब तीसरा इसका दोष देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का तीसरा दोष क्या हो जाता है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी का तीसरा दोष कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। यानी भारी तत्वों को
हल्के तत्वों से पहले रखे जाना है। यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बनाया गया है, यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बनाया गया है उसमें यह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कम परमाणु द्रव्यमान को पहले रखना चाहिए और अधिक परमाणु द्रव्यमान को बाद में रखना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए जैसा सारणी वैसा, किंतु इसमें ये अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला को पहले रख दिया गया, पोटेशियम को पहले और कैल्शियम 39 को बाद में रखा गया, जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। यानी इसका अगला दोष हो जाता है भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ भारी तत्व जैसे आर्गन 40 को, यानी आर्गन का परमाणु भार जो है 40 होता है, तो आर्गन 40 को ये पोटेशियम 39 के पहले रखा गया, यानी पोटेशियम 39 के पहले रखा गया, जो कि अनुचित यानी नियम के अनुकूल नहीं है। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में भारी तत्वों को जैसे आर्गन को पोटेशियम के पहले रखा गया, जो कि नियम के अनुकूल नहीं है। तो ये तीसरा था आपका भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, यानी बढ़ते क्रम में रखना चाहिए, कम वाला को पहले और अधिक वाला को बाद में रखना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं किया गया है, भारी वाला को पहले रख दिया गया, जो कि इस सारणी के दोष को निरूपित करता है। उसके बाद चौथा दोष हो जाता है कि समस्थानिकों का उपयुक्त स्थान नहीं, यानी समस्थानिकों का उपयुक्त स्थान नहीं। तो मेंडलीव ने यानी समस्थानिकों का भार अलग अलग होता है, जैसे कार्बन का 3 समस्थानिक होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तो भार अलग अलग है, तो अलग अलग जगह होना चाहिए, यानी 3 जगह होना चाहिए कार्बन का स्थान, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं किया गया, केवल एक ही को रखा गया है। जैसे कार्बन 12 है, एक ही जगह रखा गया, जो कि दोष यानी सारणी के दोष को निरूपित करता है। तो ये तीसरा चौथा दोष हो जाता है, क्योंकि समस्थानिकों का द्रव्यमान अलग अलग होता है, क्योंकि समस्थानिकों का द्रव्यमान अलग अलग होता है, अतः आवर्त सारणी में इनका अलग अलग स्थान होना चाहिए, किंतु ऐसा होना चाहिए किंतु ऐसा की गई है किंतु ऐसा नहीं की गई है, जो कि आवर्त सारणी के दोष को निरूपित करता है। यानी समस्थानिकों का भार अलग अलग होता है, तो आवर्त तालिका में अलग अलग स्थान होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं किया गया है, जो कि इस आवर्त सारणी के दोष को निरूपित करता है। तो 4 हो गया। पहला था कि समान यानी असमान वाला को एक ही जगह पर रखना, दूसरा समान वाला को अलग अलग पर रखना, तीसरा भारी वाला को हल्के से पहले रखना, और चौथा कि समस्थानिकों का उपयुक्त स्थान न देना, यानी समस्थानिकों को उपयुक्त स्थान न देना। उसके बाद 5वां दोष देखते हैं हम लोग कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के 5वां दोष की मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उपयुक्त स्थान नहीं है। यानी हाइड्रोजन जो है आपका, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बना सकता है। यानी ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बना सकता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन भी बना सकता है। तो धनायन बनाएगा तो वह पहला समूह पर हो सकता है, और ऋणायन बनाएगा तो ये 7वां समूह पर यहाँ पर भी हो सकता है। यानी दोनों में से कहीं पर भी इसको रखना चाहिए था, इधर उधर ये घूमता रहना चाहिए, निश्चित स्थान नहीं होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहते हैं। तो हाइड्रोजन समूह 1 व समूह 7 दोनों से समानता है। हाइड्रोजन समूह 1 की भांति इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन व समूह 7 की भांति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना सकता है। अतः आवर्त सारणी में उसका कोई उपयुक्त स्थान नहीं होता है। स्थान में इसी अनिश्चितता के कारण इसे आवारा तत्व कहते हैं। यानी स्थान में इसी अनिश्चितता के कारण इसे आवारा तत्व कहते हैं। तो हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आवर्त सारणी में इसके स्थान के संदर्भ में एक दोष उत्पन्न होती है।
हालांकि अंत में पहले में रखा गया। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम की भांति इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन व फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की भांति इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात आवर्त सारणी में इसका स्थान अनिश्चित होता है। इसी अनिश्चितता के कारण इसे आवारा तत्व कहते हैं, यानी निश्चित स्थान नहीं होता रहता है। उसके बाद देखते हैं आगे कि हाइड्रोजन के बाद जो है अगला दोष हो जाता है लैंथेनाइडों व एक्टेनाइडों का उपयुक्त स्थान नहीं। तो रही बात लैंथेनाइड व एक्टेनाइड किसे कहा जाता है, तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे आप कि ये जो यानी लैंथेनम 57 ये LA, तो यहाँ भी एक स्टार दिख रहा है। तो ये लैंथेनम 57 से यानी लैंथेनम 57 से ये लिटिशियम 71 तक इनको अलग से ये नीचे रखा गया। तो क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इन तत्वों को लैंथेनाइट कहा जाता है और पृथ्वी में बहुत बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए इनको दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार ये एक्टिनियम 89 दिखता रहेगा, आपको डबल स्टार दिख रहा है। तो इसके बाद 14 तत्व यानी 89 के बाद सीधा 104 हो गया है। तो 89 एक्टिनियम 89 से लारेंशियम 103 तक के तत्व को यहीं पर रखना चाहिए था, लेकिन अलग से इनको पीरियोडिक टेबल में रखा गया। जैसे घर गांव में किसी व्यक्ति घर को क्या करते, गांव से दूर निकाल देते, तो ऐसे इन 14 तत्वों को अलग अलग रखा गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी तत्वों के साथ समानता व्यवहार रखना चाहिए, किंतु इनको पृथक से सारणी में रखा गया, जो कि इस सारणी के दोष को निरूपित करता है। यानी ये अगला दोष क्या था, लैंथेनाइड व एक्टेनाइडों का उपयुक्त स्थान है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को मेंडलीव की आवर्त तालिका में लैंथेनाइडों व एक्टेनाइडों को पृथक से रखा गया, जो कि सारणी के दोष को निरूपित करता है, यानी अलग से रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष हो जाता है। अब अंतिम रहता है आपका कि 8वें समूह में असमानता, यानी 8वें समूह में असमानता। तो 8वें समूह में क्या असमानता रहता है, अगला दोष 7वां हो जाता है 8वें समूह में विषमानता। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में ये देखेंगे कि प्रत्येक 1 से 7 तक प्रत्येक को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, A और B, और सब में 2 तत्व हैं, यानी जबकि A और B 2 उपवर्ग में हैं, जबकि ये 8वां में क्या रखा गया, 3 तत्वों को रखा गया। ऐसा 3 तत्व नहीं रखना चाहिए, इसमें भी 2 A और B का सीक्वेंस करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया। इसमें 3 तत्वों को सम्मिलित कर दिया गया, जो कि इस सारणी के दोष को निरूपित करती हैं। तो मेंडलीव के आवर्त तालिका यानी 8वां अगला 7वां कमियां में होता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें समूह में 3 तत्वों को रखा गया, जो कि अन्य समूह से पूर्णतया भिन्न है। यह भी मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष को निरूपित करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में यानी 8वें समूह में 3 तत्वों को रखा गया, जो कि अन्य तत्वों से पूर्णतया भिन्न है। यह भी मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष को निरूपित करता है। इस प्रकार आज पढ़े हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष। तो यानी असमान गुण वाले तत्व को एक ही जगह में रखा गया, जैसे सोडियम के साथ सिल्वर को रख दिया गया। समान वाला को अलग अलग में रखा गया, जैसे कापर और मरकरी को। भारी तत्व को पहले रखा गया, जैसे आपका आर्गन को। समस्थानिकों को यानी उपयुक्त स्थान नहीं मिला, अलग अलग रखना चाहिए। और इसके बाद जो हाइड्रोजन का भी उपयुक्त स्थान नहीं मिला, लैंथेनाइडों एक्टेनाइडों को भी उपयुक्त स्थान नहीं मिला। तो लैंथेनाइड किन्हें कहते हैं कि ये आवर्त सारणी में लैंथेनम 57 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को लैंथेनाइड व एक्टेनियम 89 के पश्चात आने वाले 14 तत्वों को एक्टेनाइड कहा जाता है। और 8वें समूह में विषमानता पाई गई कि उसमें 3 तत्वों को सम्मिलित किया गया। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष रह जाती है उसका निराकरण करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार सहायक होता है और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में।